गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के प्रीवियस वीडियो में हमने लोकतंत्र की जो सफलताएं हैं उसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी और विस्तार से अध्ययन किया था। इसी प्रकार जो आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हुए हैं लोकतंत्र की सफलताओं के, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला बिंदु है लोकतंत्र की सफलता का, उसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात आती है सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन। प्रमुखतः देखने को मिलता है कि जो देश की शासन व्यवस्थाएं होती है वो भिन्न भिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था को उसको अपनाया गया है, लेकिन भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और किस प्रकार की शासन व्यवस्था में जो सत्ता का विभाजन है वो किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है अधिनायक तंत्र का आधार क्या है। अधिनायक तंत्र एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति है उसका विभाजन न होके शासन की समस्त शक्ति है वो एक समूह है या एक पार्टी के पास प्रमुख रूप से होती है। तो ध्यान रखना, अधिनायक तंत्र का जो आधार है वो होता है सत्ता का केंद्रीकरण, यानी अधिनायक तंत्र में शक्तियों का विभाजन न करके शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है। और केंद्रीकरण करने का कारण क्या है कि प्रमुख रूप से जो शक्ति है वो एक पार्टी या एक समूह के पास होती है और उस पार्टी या समूह के द्वारा समस्त देश का है स्वशासन संचालन किया जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है? अधिनायक तंत्र की व्यवस्था होती है। और अधिनायक तंत्र में व्यवस्था में देखने को मिलता है कि जो एक पार्टी है उसके पास समस्त शक्तियां होती है, जिसके कारण कई बार ये पार्टी है वो तानाशाही बन जाती है, अराजकवादी बन जाती है, जिसके कारण वहां की स्थानीय जनता है, वहां की जो देश की शासन व्यवस्था है उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कई बार करना पड़ता है। बात आती है लोकतंत्र का आधार। लोकतंत्र में प्रमुख रूप से हम बात करें तो सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया गया है। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिस कारण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि सत्ता का केंद्रीकरण न करके सत्ता का क्या किया गया है? विकेंद्रीकरण किया गया है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभिन्न भागों में बंटे हुए होना, विभिन्न भागों में विभाजन होना। उदाहरण के रूप में बात करें तो हमारे देश में शासन की जो शक्तियां हैं उनको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से जो विभाजन है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार अधिनायक तंत्र की व्यवस्था में सत्ता का जहां केंद्रीकरण होता है, वहीं लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में सत्ता क्या होता है? विकेंद्रीकरण है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता है वो विभिन्न भागों में बंटी हुई होती है, तो जनता है वो शासन के कार्यों में सम्मिलित होती है और अपनी भागीदारी है वो शासन के कार्यों में निभाती है और जनता सक्रिय रहती है। और सक्रिय रहने के कारण क्या है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रमुख रूप से शासन का संचालन होता रहता है। बात आती है विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप कौन सा है। विकेंद्रीकरण का एक हम अच्छे उदाहरण के रूप में बात करें तो वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन वो व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के द्वारा वहां की शासन व्यवस्था का समस्त संचालन कार्यों का किया जाता है। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का संचालन वहीं पे रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है और वो किसी बाहरी दबाव के नियंत्रण में नहीं होते, वो अपने क्षेत्र के कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य गतिविधि या सरकार के द्वारा उनके कार्यों में हस्तक्षेप है वो प्रमुख रूप से नहीं किया जाता। लेकिन आवश्यकता ये होती है कि स्थानीय स्वशासन जो कार्य करे वो अपने सीमाओं में, अपने क्षेत्र में रह के कार्य करे। दूसरे क्षेत्र की सीमाओं के कार्यों में प्रमुख रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास है वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत प्रमुख रूप से नहीं किया जाता। बात आती है स्थानीय स्वशासन में सामान्य व्यक्ति भाग लेता है, यानी जो स्थानीय शासन व्यवस्था होती है उसमें जनता को अवसर प्राप्त होते हैं कि वो शासन के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित होते हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं और स्पष्ट रूप से रुचि के कारण वो अपनी जिम्मेदारियां पूर्णतः निभा पाते हैं और शासन की विभिन्न गतिविधियों में प्रमुखतः सम्मिलित होते हैं और प्रमुख रूप से समाज के विकास से संबंधित कार्य करने में अपनी जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से निभा पाते हैं।
बात आती है नागरिकता की शक्ति प्राप्त होती है, यानी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को समझता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को समझता है और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसमें जनता प्रमुख रूप से शासन के जो कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा उन कार्यों का उचित रूप से मूल्यांकन करती है, उन कार्यों की समीक्षा करती है और प्रमुख रूप से क्या है उसके कार्यों को समझने का प्रयास के साथ साथ उचित कार्यों की तो जनता के द्वारा सराहना की जाती है और जो नकारात्मक कार्य होते हैं, समाज विरोधी कार्य होते हैं, वो उन कार्यों का जनता के द्वारा समर्थन है वो प्रमुख रूप से नहीं किया जाता। बात आती है नागरिक स्वतंत्रताएं। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान की गई है और ये स्वतंत्रताएं व्यक्ति के विकास से संबंधित होती है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में इन स्वतंत्रताओं का विशेष रूप से विशेष महत्व होता है। बात आती है लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है। लोकतंत्र में जो प्रमुख रूप से व्यवस्था की बात करें तो सीमित शासन पे आधारित है। सीमित शासन का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से जनता है वो मतदान की शक्ति के माध्यम से अपने देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन क्या देश की समस्त जनता के द्वारा शासन किया जाता है? लेकिन ध्यान रखना, देश की समस्त जनता के द्वारा शासन नहीं किया जाता। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो चुने हुए प्रतिनिधि है वो क्या है प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। अब जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या कम होती है, इस कारण लोकतंत्र के शासन को प्रमुखता क्या कहा गया है? सीमित शासन के सिद्धांत को प्रमुखता लोकतंत्र के शासन में माना गया है। बात आती है संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान। संविधान है वो प्रमुख रूप से नागरिक हितों की रक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार का जो लक्ष्य है वो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करना, व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना और संविधान की दृष्टि से समस्त व्यक्तियों को क्या है समान समझना, ये प्रमुख रूप से इसमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रमुख रूप से क्या है कि किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और किस प्रकार से व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग करता है और किस प्रकार से ये स्वतंत्रताएं व्यक्ति के विकास से संबंधित होती है, व्यक्ति के विभिन्न मुद्दों से संबंधित होती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है नागरिकों को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यानी देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, यानी देश के किसी भी स्थान पर निवास करता हो, उसको संविधान के द्वारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी व्यक्ति के मन में जो भावनाएं हैं, जो विचार है, उनको वो अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है और प्रमुख रूप से अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकता है। तो ये जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की, ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्राप्त हुई है। बात आती है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के आधार पर अपने समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि संगठन समूह बनाने का प्रमुख रूप से अधिकार है। वो आवश्यकता के आधार पे अपने धर्म को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से या अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से वो संगठन का निर्माण भी कर सकता है। लेकिन प्रमुख रूप से बात आती है कि उसके द्वारा किसी दूसरे संगठन को, दूसरे धर्म को किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं पहुंचना चाहिए। उसके कार्यों से किसी दूसरे धर्म, संगठन या समूह की प्रमुख रूप से क्या है कि उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाना चाहिए। बात आती है सभा करने की स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को जो अन्य स्वतंत्रताएं मिली है वो है सभा करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति है वो किसी भी स्थान पे अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपनी समस्याओं को लेके सभा कर सकता है। लेकिन सभा करने का अधिकार उसको संविधान ने दिया है, लेकिन संविधान ने एक बात स्पष्ट की है कि व्यक्ति जो सभा करेगा, जो सम्मेलन करेगा, वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन करेगा और उस सभा में किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का हथियार है वो गैर कानूनी तरीके से नहीं होने चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हुए संविधान ने व्यक्तियों को यह अधिकार दिया है कि वो सभा है, सम्मेलन है, उनका आयोजन है वो प्रमुख रूप से कर सकते हैं। बात आती है कि
शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार या आंदोलन करने की स्वतंत्रता। कई बार हम देखते हैं कि सरकार जो नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, जनता उनसे संतुष्ट नहीं होती, और जब जनता संतुष्ट नहीं होती तो प्रमुख रूप से क्या करती है, सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। आलोचना करने के लिए वो आंदोलन का माध्यम चुनती है। ये आंदोलन क्या है, सभा के रूप में हो सकता है, सम्मेलन के रूप में हो सकता है, धरना प्रदर्शन के रूप में हो सकता है, रैलियों के माध्यम से हो सकता है, या अपने ज्ञापन देने से संबंधित हो सकता है। तो प्रमुख रूप से जब जनता असंतुष्ट होती है तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन है वो प्रमुख रूप से करती है, ताकि उसके खिलाफ जो भी मान लो गैर कानूनी कार्य किया जा रहा है या वो जिस कार्य से संतुष्ट नहीं है उसको विरोध करने की स्वतंत्रता है वो प्रमुख रूप से संविधान ने दी है। बात आती है शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार। जनता को अधिकार दिया गया है कि जनता सरकार को चुनती है और जनता ही सरकार को क्या है कि वापस हटा सकती है। तो जनता का ये अधिकार है प्रमुख रूप से कि सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन कार्यों की आलोचना और समीक्षा करने का अधिकार है वो जनता को दिया गया है। जनता सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून से, किसी नियम से असंतुष्ट है या वो कानून उसके किसी अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में जनता है वो प्रमुख रूप से सरकार के कार्यों की, सरकार के नीतियों की आलोचना है वो प्रमुख रूप से कर सकती है, अपना विरोध प्रकट है वो प्रमुख रूप से कर सकती है। बात आती है जनमत का निर्माण। जनता को एक प्रमुख रूप से अन्य अधिकार भी दिया गया है, वो है जनमत का अधिकार। जनमत का अधिकार भी क्या है कि लोकतंत्र की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात आती है जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता आवश्यक है। जनमत निर्माण यानी जनता के निर्माण के लिए कुछ ऐसे संसाधन हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जनता को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं वो प्रदान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी घटनाएं चल रही है, कौन से सिद्धांत, कौन से उद्देश्य से योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, उन समस्त क्षेत्र विशेष की घटनाओं के बारे में समस्त जनता को जो सूचनाएं मिलती है वो सूचनाएं लगातार मिलनी चाहिए, और इन सूचना के संसाधनों पे किसी प्रकार से है वो सरकार के द्वारा प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जाना चाहिए। बात आती है प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण नहीं। यानी प्रेस यानी जो मीडिया है, जो अपने दूरदर्शन है, जो अपने रेडियो है, जो अपने साहित्य है, सिनेमा है, इन पे सरकार के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इनके द्वारा किसी नियम या कानून का उल्लंघन किया जा रहा है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में सरकार के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में सरकार के द्वारा इन संसाधनों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है या नियंत्रण है वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जनता के जनमत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, देश से संबंधित विभिन्न घटनाएं जो घटित हो रही है, सरकार की नीतियां किस प्रकार की है, किस प्रकार नीतियों में संशोधन किया जा रहा है, ये समस्त सूचनाएं पहुंचाने में इन समस्त संसाधनों का प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बात आती है लोकतंत्र की नीतियों को समझने में सहायक। लोकतंत्र यानी सरकार है वो किस प्रकार की योजनाओं पे कार्य कर रही है, किस प्रकार योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, किस प्रकार की नवीन योजनाओं को शामिल किया गया है, किस प्रकार देश की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में प्रयास कर रही है, किस प्रकार से किस क्षेत्र में किस नेता और प्रतिनेता की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। ये प्रमुख रूप से क्या है कि जनमत के साधनों के द्वारा जनता को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी जाती है। इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र की नीतियां हैं वो समझने में जनता को पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। बात आती है आलोचना करने का अधिकार। जनता को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार के जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं जो तय किए जाते हैं, अगर जनता उससे संतुष्ट नहीं होती या जनता का उन नीतियों से, उन उद्देश्यों से प्रमुखतः लाभ नहीं होता और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जनता उन नीतियों की, उस सरकार की पूर्णतः आलोचना कर सकती है और अपनी मतदान की शक्ति के माध्यम से दोबारा जनता है उस सरकार को नहीं चुनेगी और सरकार को परिवर्तित करके नई सरकार को बनाने का प्रयास करेगी। बात आती है सरकार मर्यादित रहती है। सरकार है वो मर्यादित कब रहती है? जब उसको जो पक्ष के साथ विपक्ष है और जो जनता है उसके कार्यों को समझने का प्रयास करे, किस प्रकार से पक्ष है वो कार्य कर रहा है, किस प्रकार से नवीन योजनाएं वो बना रहा है, कौन सी योजनाओं में संशोधन किया,
किस प्रकार से उसने देश के विकास का नया एजेंडा तैयार किया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता क्या है इनकी आलोचना करती है, समीक्षा करती है, तो सरकार भी क्या है अपने क्षेत्र में मर्यादित रहती है, संयमित रहती है, क्योंकि उसको पता है कि विपक्ष है और जनता है वो हर बात को बारीकी से अध्ययन करती है और हर बात की समीक्षा करेगी। इसलिए सरकार है वो उचित रूप से निर्णय और नियम बनाती है देश के विकास के लिए।